नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपके सामने मुखातिब हूँ। कोरोना का जो इन्फेक्शन चल रहा है, कोविड-19 डिजीज़, इसके बारे में कुछ और मुद्दों पे बातचीत करने के लिए कुछ एक वर्ड्स आप लोग कॉमनली अभी सुनने में मिल रहे होंगे, जिसका कि क्या मतलब है और क्या इम्पोर्टेंस है वो हम लोग समझ लें। उसमें से कुछ है जैसे कि आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन, बार बार सुनने में मिलता है। तो आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन इन मरीजों को क्यों करते हैं और उनका क्या मतलब है। क्वारंटाइन तब हम कहते हैं जब किसी हम सस्पेक्टेड मरीज को या प्रूवन मरीज को कोविड-19 के जिसको कि कोई सिम्टम नहीं हो, कोई तकलीफ नहीं हो, उसको कोई घर पे या कोई ऐसे क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में सेपरेट करके रखते हैं। और आइसोलेशन जब इन मरीजों में कोई लक्षण पाए जाते हैं, कोई तकलीफ पाई जाती है, तब उनको एक सेपरेट एरिया में, हॉस्पिटल एरिया में, सेपरेट वार्ड में या आईसीयू में रखा जाता है। उसको आइसोलेशन कहते हैं। दोनों ही चीज़ों का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि इसमें हम कोशिश ये करते हैं, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, कि ये जो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट्स से और कांटेक्ट से। ये दो मेन इसके जो तरीके हैं वो स्प्रेड होने के हैं, कांटेक्ट फोमाइट के थ्रू। तो ड्रॉपलेट मतलब जब कोई पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन जब खांसता छींकता है तो छोटे छोटे द्रव्य के कण में वायरस जो है उसके पार्टिकल के रूप में हवा में फैलता है और अपने आसपास करीब 1 मीटर के इलाके में ये इन्फेक्ट कर सकता है लोगों को। तो इससे बचाने के लिए ऐसे पेशेंट्स को ऐसे एरिया में रखा जाता है, या तो वो सेपरेट रूम में रहें, या अगर कॉमन एक रूम में रहते हैं, कॉमन वार्ड में रहते हैं, तो उनके बीच में डिस्टेंस हम लोग 1 मीटर से अधिक डिस्टेंस रखते हैं और उनको मास्क अप्लाई करते हैं ताकि ये इन्फेक्शन एक दूसरे से फैलने ना पाए। और ऐसी ही प्रक्रिया जो लोग होम क्वारंटाइन में हैं उनको भी यही सलाह दी जाती है कि वो घर पे अगर उनमें कोई ऐसे टेस्ट इनका पॉजिटिव आया है या ऐसा कुछ उनमें संभावना है इस बीमारी के होने की, तो उनको होम क्वारंटाइन की सलाह दी जाती है। उसका मतलब भी यही है, जब वो घर पे रहें तो ये सारे प्रिकॉशंस लें। एक तो मास्क लगा के या घर पे रहें ताकि दूसरों को, घर पे जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं, उनको ये बीमारी ना फैल सके। और उसके साथ साथ कॉन्टैक्ट आइसोलेशन की प्रैक्टिस भी करें। कॉन्टैक्ट आइसोलेशन प्रिकॉशंस मतलब होता है कि जो हम किसी भी चीज़ को अगर टच कर रहे हैं उसके बाद हम अपने हाथों को अच्छे से डिसइंफेक्ट कर लें, या तो साबुन पानी से हाथ धो लें या जो एल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट है उनसे हाथ को स्टरलाइज कर लें। इसके अलावा इस बीमारी में कुछ और कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि सैनिटाइज़र एंड हैंड हाइजीन, इनका क्या इम्पोर्टेंस है। तो चूँकि ये बीमारी जो ये विषाणु होता है, ये ड्रॉपलेट्स के रूप में जाके आसपास के सरफेस पे ये स्टिक हो जाता है, आसपास के सरफेस पे रह जाता है और इन सरफेसेस पे ये कुछ समय तक जीवित रह सकता है। ये रिसर्च में देखा गया है कि कुछ सरफेस है जैसे कि कार्डबोर्ड या पेपर वगैरह है, इसमें ये कुछ घंटे तक रह सकता है, हवा में भी कुछ घंटे तक रह सकता है, कुछ दूर तक जो इन्फेक्टेड पर्सन के। और कुछ सरफेस जैसे कि स्टील या ग्लास वगैरह है, उसमें कुछ दिनों तक जिंदा रह सकता है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम हैंड सैनिटाइजन या हैंड हाइजीन की प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा अमल में लाएं। तो हम कभी भी ऐसे चीज़ को कोई टच करके आ रहे हैं तो हम अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें। उसके लिए जो सैनिटाइज़र है, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र जो है, उसको उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि हम ज़्यादातर देख रहे हैं इनकी कई जगह शॉर्टेज भी हो रही है, तो उसमें कोई पैनिक की बात नहीं है। इवन इस वायरस की स्ट्रक्चर में ऐसे चीज़ें मौजूद हैं कि अगर हम सोप वाटर से भी हाथ को अच्छी तरह डिसइंफेक्ट कर लें तो ये पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो ये हैंड हाइजीन या हैंड वॉश की प्रैक्टिस हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने हैबिट में लाएं, अपने आदत में लाएं, दिनचर्या में शामिल करें, तो इस इन्फेक्शन से बहुत हद तक हम बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा मास्क की बात आती है। मास्क को लेके बहुत लोगों में कन्फ्यूजन या भ्रामक जानकारियां हैं। तो मास्क में कई तरह के मास्क आप लोगों को सोशल मीडिया पे या अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जानकारी मिल रही होगी। मास्क में अगर हम उसको कैटेगराइज करना चाहें तो हम बेसिकली 3 प्रकार से उसको कैटेगराइज कर सकते हैं।
एक तो होते हैं सामान्य जो हम सर्जिकल मास्क कहते हैं, और एक होता है N95, और एक उससे भी ऊपर N99 मास्क क्या है, वो इन दोनों को हम एक कैटेगरी में रखेंगे। उसके अलावा जो है सामान्य कपड़ों से बने हुए मास्क, तो ये 3 प्रकार के मास्क को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अब तीनों का क्या क्या उपयोग है। सबसे पहले N95 या उसके ऊपर के जो मास्क रहते हैं, इनको उपयोग में जो लाने की सलाह दी जाती है सभी संस्थाओं के द्वारा, ये सिर्फ उनके लिए है जो कि डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या अदर सपोर्टिंग स्टाफ हॉस्पिटल के जो ऐसे एरिया में काम करते हैं जहां ये ऐसे मरीज रखे जाते हैं, और वहां पे कुछ खास प्रोसीजर्स के द्वारा ये वायरस छोटे छोटे कण के रूप में वातावरण में मौजूद होता है। और ऐसे जगहों पे ही आइसोलेशन वार्ड्स या आइसोलेशन आईसीयू जहां पे ये मरीज रखे जाते हैं, वहां पे ही N95 या मास्क को पहनने की सलाह दी जाती है। हम ये कॉमनली देखते हैं कि लोग N95 मास्क पहन के बाहर भी घूमते हैं, बाजारों में भी घूमते हैं, ये उनके लिए बहुत उपयोगी नहीं है। उसी तरह सर्जिकल मास्क जो है हॉस्पिटल में या अन्य लोग भी पहन सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे हम ऐसे पेशेंट्स को रख के ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसे फैसिलिटीज़ के अलावा अन्य हिस्सों में या इवन हम कॉमन पब्लिक प्लेसेस में अगर जा रहे हैं तो हम नॉन कॉमन सर्जिकल मास्क का उपयोग कर सकते हैं। ये दोनों मास्क जो है सर्जिकल मास्क या जो N95 मास्क है, इसकी एक ड्यूरेशन होती है। इसको हम लगा के अनिश्चित काल के लिए इसको हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये डिस्पोजेबल मास्क होते हैं और इसको लगा के हम अनिश्चित काल के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे सर्जिकल मास्क ज़्यादातर 6 से 8 घंटा और N95 भी 2-3 घंटे या 4 घंटे के लिए उपयोग में लाया जाता है। और N95 मास्क में एक और बात है, इसको पहनने का तरीका बहुत स्पेशल है, जो सिंपल तरीका ही है, लेकिन उसको बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के अगर आप सही तरीके से नहीं फैलेंगे तो उतना उपयोगी नहीं होगा। उसके अलावा उसमें कुछ टेस्ट करके देखना पड़ता है कि वो प्रॉपरली आपके चेहरे पे फिट है कि नहीं, और अगर उसको सही तरीके से और सही ड्यूरेशन के लिए उपयोग में नहीं करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। दूसरा, मास्क अगर आप पहने हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है कि आप मास्क के बाहरी हिस्से को टच ना करें बार बार, क्योंकि ज़्यादातर हमारी आदत होती है नाक या मुंह के हिस्से को टच करने की अगर हाथों से, तो अगर आप मास्क पहने हुए तो बाहरी हिस्से को आप अगर टच करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा संक्रमित हिस्सा होता है और उस पर बहुत ज़्यादा कीटाणु मौजूद हो सकते हैं, और आप अल्टीमेटली अपने हाथों में उन कीटाणुओं को लाके फिर अगर दोबारा आप अन्य चीज़ों को टच करें तो आप इन्फेक्शन अपने आप को या दूसरों को फैला सकते हैं। तो इसलिए मास्क के बाहरी हिस्से को बिल्कुल टच नहीं करना है। मास्क को लेके रोज रोज नई जानकारी आ रही है। ये आप लोग देख रहे होंगे कि कई कंट्रीज़ में मास्क को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया, कहीं पे मास्क को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। अब जो हमारी समझ में ये आ रही है कि पहले कपड़े के मास्क को, क्योंकि इसकी फिल्टरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत नॉमिनल होती है, तो इसलिए बहुत उपयोगी नहीं माना जा रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी गाइडलाइंस आई है कि इवन कपड़े के मास्क भी आम जनता उपयोग में ला सकती है। और देखा जाए तो इसमें इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस को दूसरों को फैला नहीं पाएगा, कुछ हद तक उसका भी बचाव होगा, दूसरों को फैला नहीं पाएगा। और कपड़े के मास्क में आसानी से इसका को घर पे भी बनाया जा सकता है और इसको आसानी से डिसइंफेक्ट भी किया जा सकता है और रीयूज़ किया जा सकता है। इसको घर पे आप सोप वाटर से डिसइंफेक्ट करके, वॉश करके, ड्राई करके आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं, रैदर देन हम N95 या और मास्क को जिसको कि निश्चित समय में उपयोग करना है, उसके बजाय हम उसको लंबे समय तक उपयोग करेंगे तो उससे फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है, क्योंकि संक्रमण और फैलने में मदद कर सकता है। तो ये तो हुई मास्क के बारे में बात। इसके अलावा कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये विश्व भर में देखा गया है कि इस बीमारी का जो प्रकोप है, इन्फेक्शन तो ये सभी में फैलाता है, लेकिन इसका जो प्रकोप है जिसको कि ज़्यादा या तकलीफ जो पैदा करती है, ये कुछ एक ग्रुप में ही ज़्यादा तकलीफ पैदा करती है। इसमें खास करके जो उम्रदराज लोग हैं, 60 या 65 के ऊपर के लोग जो हैं, उनमें ये बीमारी ज़्यादा तकलीफ पैदा करती है, ज़्यादा सीरियस होती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज़ से पीड़ित है, या जो व्यक्ति को कुछ बीमारियां जैसे कि सांस की तकलीफ़ है, जो पुरानी तकलीफ़, या हार्ट की बीमारी है, किडनी फेलियर है, या उनको किसी प्रकार का कैंसर है, या कुछ
अन्य बीमारियां हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे लोगों में ही ये बीमारी ज़्यादा सीरियस रूप लेती है और मृत्यु दर भी ये देखा गया है कि ऐसे लोगों में बाकी लोगों की अपेक्षा ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि ऐसे लोगों के अगर हमारे पास आसपास या परिवार में है तो उनका हम लोग विशेष ध्यान रखें, उनसे दूरी बना के रखें, उनको प्रोटेक्ट करके रखें ताकि उन तक इन्फेक्शन ना पहुँचे। ये हमारी विशेष रूप से जिम्मेदारी बनती है। और जैसा कि बार बार सुनने में आ रहा है, डिस्टेंसिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, क्योंकि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की बात होती है कि 1 मीटर के दायरे से दूर ये बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है। तो इसलिए ये दूरी बनाए रखने के लिए बार बार कहा जाता है, जिसे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नाम देते हैं। लेकिन ऐसे समय में आप देख रहे होंगे कि न केवल हमारे देश में बल्कि विश्व भर में लॉकडाउन की स्थिति है, लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। और ये एक ऐसा समय है जिसमें कि ना आपको शारीरिक तकलीफ तो है ही है, बट उसके अलावा मानसिक रूप से बहुत सारी बीमारियां आपको घर कर लेंगी। किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक अगर एक दूसरे से दूर रखा जाए, आपके मित्रों से, आपके परिवार के लोगों से, आपके रिश्तेदारों से, आपके काम से, तो ज़रूर बहुत सारे मानसिक विकार वो पैदा हो सकते हैं और इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क में रह सकते हैं, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, परिवार वालों से, ताकि कुछ हद तक हम मानसिक जो तकलीफ़ है उसको आने से रोक सकें। अपनी हॉबीज़ हैं उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज या व्यायाम अपने शेड्यूल में शामिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि हम मानसिक तकलीफ़ को आने से बच सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिस्टेंसिंग है वो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं। इमोशनल डिस्टेंसिंग से दूर से बचने के लिए हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं और एक दूसरे से कॉन्टेक्ट बनाए रख सकते हैं, एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी भ्रांतियाँ या बहुत सारी गलत जानकारी जो लोगों में है डाइट को लेके, कि कोई पर्टिकुलर डाइट खाने से ये बीमारी ज़्यादा फैलती है या कोई पर्टिकुलर डाइट खाने से नहीं होती है। ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बीच में नॉन वेजिटेरियन फूड को लेके बहुत सारे बातें सुनने में आ रही थी, पर चूंकि ये बीमारी वुहान से फैली थी, जहाँ पे कि एक लाइव एनिमल मार्केट जो कहा जाता है वहाँ से ये फैली थी, इसलिए शायद लोगों में ये भ्रांति आ गई थी। पर कोई भी नॉन वेजिटेरियन फूड भी अगर प्रॉपरली कुक्ड फूड है तो उससे इस बीमारी के फैलने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये इतने टेम्परेचर में वायरस बहुत आसानी से मर जाता है। तो प्रॉपरली कुक्ड नॉन वेजिटेरियन फूड में कोई ऐसे परेशानी की बात नहीं है। और हमारे डाइट में ऐसा कोई स्पेशल फूड नहीं जिससे कि खाने से ये बीमारी नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए या बढ़ाने के लिए हम जो हेल्दी डाइट है, अपने डाइट्स में फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, ये सब ज़रूर शामिल करें, जिससे कि हमारे इम्यून सिस्टम नॉर्मल काम करे और हमको इस बीमारी से लड़ने की ताकत दे। इसके अलावा कुछ पैकेज फूड को लेके बात आती है कि क्या उससे ये फैल सकता है। तो जैसा हम जानते हैं कि ये सरफेसेस पे ये वायरस कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक सरवाइव कर सकता है, तो इसलिए एक थियोरेटिकल संभावना रहती है कि अगर कोई फूड हैंडलर या जो सप्लाई कर रहा है जिसको ये इन्फेक्शन है वो इसके माध्यम से पहुंच सकती है, पर इसका कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है। लेकिन उस संभावना को देखते हुए बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि आप ऐसा कोई फूड आता है या अगर ऐसे कोई भी चीज़ को आप अगर हैंडल कर रहे हैं, फूड हो या कोई और भी चीज़ हो, कोई भी पैकेट हो, तो आप अपना हैंड हाइजीन प्रैक्टिस कर लें, हैंड हाइजीन अच्छे से कर लें जब आप ऐसी चीज़ों को हैंडल करके उसको टच करके आ रहे हैं। तो यही एक प्रिकॉशन है जिससे हम इससे बच सकते हैं। इसके अलावा कुछ बातें जो है वो टेस्ट के को लेके भी मैं कहना चाहता हूँ। कोविड-19 टेस्ट की किसको ज़रूरत है, किसको करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, टेस्ट के लिए बहुत स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हैं, ये गवर्नमेंट एजेंसीज डिसाइड करती हैं और इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि हम बहुत ज़्यादा टेस्ट करके भी अल्टीमेटली हमको करना यही है कि जो लोग पॉजिटिव हैं उनको आइसोलेट करना है या क्वारंटाइन करना है।
तो ये जो लॉकडाउन का जो प्रोसेस किया गया है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात आप लोगों को बताई जा रही है, उसका पर्पस ही यही है, क्योंकि टेस्ट एक लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हैं। दुनिया भर में टेस्ट किट्स की शॉर्टेज है, अन्य उपकरणों की शॉर्टेज है, क्योंकि पूरी दुनिया भर में ये बीमारी फैली है। तो ये बात हमको समझनी होगी कि टेस्ट बहुत हमको गाइडलाइन के हिसाब से जो लोगों को बताया गया है हमारे एजेंसीज के द्वारा, उनको ही करने की ज़रूरत है। और वो डेली तो नहीं, मतलब हर कुछ दिनों में ये क्राइटेरिया रिवाइज होते हैं। तो जैसे कि पहले हमको ये बताया गया था कि जो लोग बाहरी यात्रा करके आते हैं या जो विदेशों की यात्रा करके आ रहे हैं या जिनमें जो किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं जिनको ये पॉजिटिव है, तो ऐसे लोगों में टेस्ट किया जाता है। अब गवर्नमेंट ने इसको और रिवाइज करके कुछ और कैटेगरीज में को इंक्लूड कर लिया है। और इसी तरह से ये जैसे जैसे टेस्ट की किट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है और इसकी क्राइटेरिया को भी और रिलैक्स किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट करके डायग्नोस किया जा सके। पहले एक स्पेसिफिक टेस्ट होता था जो कि एक स्पेशल लैब में ही किया जा सकता है, हर जगह अवेलेबल नहीं था, जिसकी की संख्या भी गवर्नमेंट ने बढ़ाई है हमारे देश भर में। इसके अलावा रिसेंटली आपने सुना होगा एक टेस्ट है जो कि किट बेस्ड टेस्ट है और जिसको कि अन्य हॉस्पिटल्स में भी किया जा सकता है। ऐसी किट्स भी अभी रिसेंटली बहुत बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हुई हैं और गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव भी करना चालू कर दिया है। तो बहुत जल्दी ही ये टेस्ट भी अन्य स्थानों पे भी चालू हो जाएंगे जहाँ पे कि ये टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है जिससे कि एटलीस्ट हम लोग जो लार्ज ग्रुप्स हैं उसको स्क्रीन करके पता लगा सकते हैं कि किसमें इस बीमारी की संभावना ज़्यादा है और इनको फर्दर आइसोलेट एंड क्वारंटाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमको ध्यान में रखनी होगी कि टेस्ट करने के बाद भी जिनमें सिम्टम्स हैं उनको तो हम लोग टेस्ट कर ही रहे हैं। टेस्ट करने के बाद भी जो एसिम्टोमेटिक हैं उसमें भी अगर बीमारी निकलती है तो हमारे पास रास्ता वही है, उनको आइसोलेट या क्वारंटाइन करना है ताकि बीमारी उनको फैले नहीं। और अगर उनमें कोई तकलीफ पैदा होती है तब फिर हम उनको एडमिट करके इलाज करते हैं। तो सिर्फ टेस्ट किट सॉल्यूशन नहीं है, अल्टीमेट सॉल्यूशन जो है ये सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन मेजर्स, मास्क का उचित उपयोग, यही सारे तरीके हैं जिससे कि हम इस बीमारी को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं या काबू में कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और मैं बात करना चाहता हूं, जैसे कि आज आवश्यकता क्या है। आज आवश्यकता हमें ये है कि हम इस बीमारी को के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, जो सही जानकारी है वो पता करें और जो गाइडलाइंस हमारी संस्थाओं सरकार के द्वारा दी जा रही है उसको पूरी ईमानदारी से पालन करें। क्योंकि आप देख रहे हैं दुनिया भर में जिन देशों ने भी इसको गंभीरता से नहीं लिया उसका परिणाम वो भुगत रहे हैं। बड़ी मात्रा में उनके यहाँ लोग बीमार भी हुए हैं और बड़ी मात्रा में मौतें भी हुई हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी तकलीफ हो, ऐसे बड़े मात्रा में मरीज हों या ऐसे बड़े मात्रा में मरीज की मृत्यु हो, तो हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। इसमें किसी एक सरकार के बस की बात नहीं है, किसी हेल्थ केयर सेटअप के बस की बात नहीं है, क्योंकि जब बड़ी मात्रा में मरीज आते हैं तो सारी चीज़ें कम पड़ जाती हैं, जितनी भी तैयारी है वो आपकी कम पड़ जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है आज के दिन हम इस बीमारी को समझें और इस बात के इम्पोर्टेंस को समझें कि क्यों बार बार सारी एजेंसियां इस बात के पीछे लगी हुई हैं कि हम घर पे रहें, हम हैंड हाइजीन का सही उपयोग करें, हम लोगों से डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि ये बीमारी को इस स्टेज पे हमने काबू में कर लिया तभी हम इस पे सही तरीके से विजय पाएंगे। अन्यथा अगर ये बीमारी फैल गई और अस्पतालों तक आ गई तब फिर इसको इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल से जो मैंने मुद्दे जो तय किए थे उन पे मैं लगभग सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। कुछ क्वेश्चंस कुछ आपकी तरफ से आए हैं, मैं उनका भी कुछ जवाब देना चाहूँगा। एक क्वेश्चन है कि N95 मास्क को सैनिटाइज करके कितने दिन उपयोग कर सकते हैं। देखिए, ये जो मास्क है N95 मास्क हो या सर्जिकल मास्क हो, ये दोनों ही डिस्पोजेबल मास्क माने जाते हैं। ये जरूर अभी हाल में जानकारी रिसर्चर्स के द्वारा आ रही है कि इनको सैनिटाइज किया जा सकता है, बट वो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। उसके लिए जो केमिकल्स जो उपयोग में आएंगे, जो लैब में किया जाएगा, वो एक कोई ट्रेंड या प्रोफेशनल व्यक्ति ही कर सकता है। इसको रूटीन घर पे सैनिटाइज करके उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि N95 मास्क को रूटीन उपयोग करना जरूरी नहीं है।
एक और प्रश्न है कि डायबिटिक पेशेंट जो रोज वॉक नहीं कर पा रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। बहुत सिंपल है। अगर आप घर पे बहुत सारे इंडोर एक्सरसाइजेज हैं जो कर सकते हैं, आपके पास ट्रेडमिल है, आपके पास साइकिलिंग है, कर सकते हैं। आप अगर योगा चाहते हैं तो आजकल डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, वहाँ से योगा सीख के आप योगा चालू कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप रूटीन अपने एक्सरसाइज में कर सकते हैं ताकि आपके शुगर में फ्लक्चुएशंस कम हो जाएं। एक और क्वेश्चन है, कैन ए क्योर्ड पर्सन गेट कोरोना वायरस इन्फेक्शन। देखिए, थ्योरेटिकली इसकी संभावना न के बराबर है, क्योंकि जो अगर हम पिछले ऐसे इन्फेक्शंस को देखें तो यूजुअली इन इन्फेक्शंस के बाद में जो इम्यूनिटी होती है, जो इम्यूनिटी हमारा ये इन्फेक्शन क्योंकि अभी फैल इसीलिए ज़्यादा रहा है क्योंकि हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है वो इसके लिए नया वायरस है, इसके अगेंस्ट में हमारी कोई इम्यूनिटी डेवलप नहीं है। एक बार इम्यूनिटी डेवलप हो जाए तो वो कुछ सालों तक काम करती है और कुछ 1 से लेकर 2 साल तक इसकी इम्यूनिटी रहती है, तो इसके दोबारा इन्फेक्शन होने की संभावना न के बराबर है। एक और प्रश्न है कि क्या कोविड-19 इन्फेक्शन मॉस्किटो बाइट से हो सकता है। आई थिंक ये संभावना तो इसकी बिल्कुल नहीं है कि मॉस्किटो बाइट से ये इन्फेक्शन होगा। देखिए, इस इन्फेक्शन के घुसने का जो हमारे शरीर में प्रवेश करने का जो तरीका है वो है हमारे नाक, मुंह या आंखों के द्वारा ये फैलता है। ज़्यादातर जो नाक या मुंह की जो म्यूकोजा है, जो उसके जो अंदरूनी सरफेस है, जब हम हाथ ये से किसी संक्रमित चीज को छू के अपने नाक या मुंह को टच करते हैं तब उसके माध्यम से वो अंदर प्रवेश करता है। या अगर कोई व्यक्ति खांसता छींकता है आपके पास तो वातावरण में जो उसके कण मौजूद होते हैं वो श्वास के माध्यम से आपके नाक में प्रवेश कर जाते हैं और मॉस्किटो बाइट से इसके होने की संभावना नहीं है। एक क्वेश्चन है, कैन विटामिन सी हेल्प क्योर द वायरस। इसका आंसर है नहीं। विटामिन सी से इस वायरस का इलाज नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया था कि विटामिन्स हमारी जो जनरल इम्यूनिटी होती है, देखिए हमारे पास 2 तरह की इम्यूनिटी होती है। एक तो हम बोलते हैं जो कि एक इम्यूनिटी हर प्रकार के इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए होती है, जनरल इम्यूनिटी जिसको हम लोग कहते हैं, और एक दूसरी होती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, जो कि जो पर्टिकुलर इन्फेक्शन हमको एक बार हो जाता है, जैसे एक बार कोरोना वायरस हो गया हमको इन्फेक्शन, तो उसके विषाणु को हमारा शरीर पहचान लेता है और अगली बार अगर वैसा विषाणु आए तो उसको तुरंत वो खत्म कर देता है। तो ये एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। तो हमारे शरीर में जो जनरल इम्यूनिटी होती है उसको बिल्डअप करने के लिए इन विटामिन का, न केवल विटामिन सी बल्कि विटामिन डी, विटामिन ई, कुछ विटामिन बी ग्रुप के विटामिन हैं, ये विटामिन की अगर डेफिशिएंसी हो तो जरूर आपकी इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए जो आप अपने डॉक्टर की सलाह से इन विटामिन का सेवन कर सकते हैं। ये इम्यूनिटी आपको जनरल बिल्डअप करने में मदद करती है और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करती है। इसका इलाज नहीं है। एक और प्रश्न है, क्या मीट खाने से ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया है कि अगर वेल कुक्ड नॉन वेज फूड है तो उससे इन्फेक्शन की फैलने की संभावना नहीं है। एक और प्रश्न है, कितने समय में इस बीमारी के लक्षण शरीर में आ जाते हैं। देखिए, इस बीमारी का जो लक्षण है ये आने की संभावना 2 से लेकर 14 दिन तक हो सकती है। और इसलिए ऑन एन एवरेज 5 से 7 दिन में ये इन्फेक्शन, अगर आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो 5 से 7 दिन में ऑन एन एवरेज इसके लक्षण आपके शरीर में आ जाते हैं और कम से कम 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन। कुछ व्यक्तियों में इसका विपरीत भी चीज़ें देखी गई हैं, लेकिन सामान्यतः 2 से लेकर 14 दिन इसका सिम्टम को आने के लिए जो टाइम पीरियड है वो माना गया है। एक और प्रश्न है, विल समर और ह्यूमिडिटी किल द नोवेल कोरोना वायरस। देखिए, इसका जवाब परफेक्टली अभी हमारे पास नहीं है, पर जितने भी रिसर्च पेपर्स देखने में आ रहे हैं उसमें ये जरूर है कि एक टेम्परेचर के बियॉन्ड ये वायरस बहुत आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ये जरूर एक अच्छी बात है और एक अत्यधिक ह्यूमिडिटी को भी बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो ये जरूर इसमें कुछ निगेटिव इम्पैक्ट वायरस के सर्वाइवल के ऊपर डालता है, इसलिए इन्फेक्शन की मात्रा भी कुछ कम होगी। लेकिन सिर्फ हम ऐसा नहीं मान सकते कि समर से या ह्यूमिडिटी से वायरस पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हो सकता है कुछ मात्रा में संक्रमण कम हो, लेकिन पूरी तरह इससे खत्म हो जाएगा ऐसी बात नहीं। एक और प्रश्न है, डू योगा एंड प्राणायाम बिल्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट कोविड-19। सो योगा एंड प्राणायाम आर डेफिनेटली, और एनी अदर एक्सरसाइज इज गोइंग टू हेल्प build
not only your physical but improve your mental health also. So ultimately it is going to improve your body as far as the fight against COVID-19 infection is concerned, or coronavirus infection is concerned. So it is always better to include one of these things like yoga or some kind of exercise in your daily routine.